और चलिए अब आपको सीधी वो तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं और इस बीच पार्क में घूमते हुए टहलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पहली बार ऐसा नहीं है जब मुख्यमंत्री मॉर्निंग वॉक पर निकले, इससे पहले भी हमने सीएम की ऐसी बहुत बार तस्वीरें देखी हैं जब वो सुबह अचानक से मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं और वहां पर जो लोग होते हैं उनके साथ बैठते हैं, बातचीत भी करते हैं, चाय की चुस्कियां लेते हुए नजर आते हैं। और आज की भी ये तस्वीर है जहां पर सीएम भजनलाल मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं, सर्किट हाउस से पहुंचे केवलादेव नेशनल पार्क। दरअसल भरतपुर के दौरे पर कल ही पहुंच गए थे और कल भी विकास कार्यों का निरीक्षण वो खुद कर रहे थे, ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहे थे, अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे, फीडबैक लिया गया था। संभाग के सबसे बड़े अस्पताल जहां पर नया भवन निर्माण होना है वहां पर वो पहुंचे और पूरी मैपिंग जिस तरीके से की गई थी कागजों पर, जो मॉडल तैयार किया गया था उसके बारे में अधिकारी ब्रीफ करते हुए नजर आए थे। और अभी सुबह की ताजा तस्वीरें, सबसे पहले तस्वीर आपको हम भरतपुर की दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री सुबह सुबह अचानक सर्किट हाउस में जहाँ पर रुके हुए हैं वहाँ पर पार्क में पहुँचते हैं मॉर्निंग वॉक करते हुए। और अक्सर इस तरीके की मॉर्निंग वॉक की तस्वीरें सामने मुख्यमंत्री के पहले भी आती रही हैं, खास तौर पर चुनावी माहौल में आपने देखा था। पार्क में पहुंचते थे, लोगों से मंत्रणा करते थे। दीपक हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। दीपक, मुझे लगता है कि पार्क के साथ साथ विकास कार्यों के भी परीक्षण करने की और निरीक्षण करने की कोशिश है मुख्यमंत्री में, कि वहां पर लोगों से भी क्या मुलाकात करते हुए नजर आए हैं, किस तरीके की बातचीत वहां पर हो रही है? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं और वो केवलादेव नेशनल पार्क में अंदर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और लोग भी उनके साथ मौजूद हैं। और वो मॉर्निंग वॉक के साथ साथ किस तरह से केवलादेव नेशनल पार्क को और विकसित किया जाए इसको लेकर के जो घना के अधिकारी हैं, जिला कलेक्टर हैं, उनके साथ जो अन्य अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। और लगातार ये चर्चा की जा रही है क्योंकि ये नेशनल पार्क है, इसको भरतपुर की जो पहचान है वो एक अलग देखी जाती है और उसको लेकर के किस तरह और जो है इसको बेहतर बनाया जाए उसको लेकर के लगातार चर्चा की जा रही है। और मॉर्निंग वॉक पर वो जब भी देखिए भरतपुर आते हैं और रात्रि विश्राम उनका भरतपुर होता है तो इस तरह की जो तस्वीर है वो निकल करके आती है कि वो सुबह लोगों के साथ घूमते हैं, यानी कि जो पहले से लोगों से जुड़ाव है उनका, वो लोग सुबह इंतजार करते हैं कि आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भरतपुर रुके हैं तो वो सुबह मॉर्निंग वॉक पर आएंगे, उनसे मुलाकात होगी। और वही तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से जो लोग हैं उनके मौजूद हैं और लगातार वो घूम रहे हैं पार्क के अंदर के। अधिकारी भी साथ में मौजूद हैं। आमतौर पर वो जिसकी शास्त्री पार्क है उसमें घूमने के लिए जाते थे, लेकिन आज इसलिए केवलादेव नेशनल पार्क में आए हैं क्योंकि कल उन्होंने केवलादेव नेशनल पार्क के लेकर के अधिकारियों के साथ चर्चा की, तो आज वो खुद केवलादेव नेशनल पार्क देख रहे हैं कि किस तरह से वहाँ कराया जा सकता है। और दीपक देखिए, कल ही वो लगातार जब वो बातचीत कर रहे थे अधिकारियों के साथ और मीडिया से भी जब वो मुखातिब हुए थे, उन्होंने कहा था कि भरतपुर को कैसे विकास के पथ पर आगे बढ़ाना है, इसको लेकर हम चर्चा आज कर रहे हैं। बहुत पॉसिबिलिटीज है, चाहे वो सैंडस्टोन हो, माइनिंग हो, और कुछ उसी की तर्ज पर केवलादेव नेशनल पार्क को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। शायद यही उद्देश्य के साथ आज पार्क में पहुंचे हुए हैं दीपक। देखिए, बिल्कुल इस तरह से उन्होंने पूरे शहर का निरीक्षण किया था और कहाँ किस तरह से शहर को विकसित किया जा सकता है उसको लेकर के अधिकारियों से उन्होंने चर्चा की थी। पार्क में उन्होंने बायोलॉजिकल जो प्रस्तावित बायोलॉजिकल पार्क है, एक्वेरियम है, उसको लेकर के चर्चा की थी। और उसके साथ साथ जो भी केवलादेव नेशनल पार्क को लेकर के अधिकारी थे उनसे पूरी ब्रीफिंग उन्होंने ली थी। कल तस्वीरें हमने दिखाई, तो उसी को लेकर के आज वो केवलादेव नेशनल पार्क में भ्रमण के लिए निकले हैं कि वो भ्रमण के साथ साथ ये भी देख सकें यहाँ इसे और किस तरीके से विकसित किया जाए, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट वो अधिकारियों से चर्चा कर सके पार्क के अंदर। इसको लेकर के जो वे संवेदनशील मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नजर आ रहे हैं कि भारत को किस तरह से विकसित किया जाए, क्या क्या ऐसे कार्य हैं जो भरतपुर में किए जा सकते हैं, प्रस्तावित जो कार्य है उनके अलावा, उसको लेकर के तमाम जो अधिकारी हैं उनके साथ में चर्चा कर रहे हैं। और मॉर्निंग वॉक पर भी घूम रहे हैं, यानी कि घूमने खास कार्यों को लेकर के भी वो चिंतित नजर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका दीपक तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु से खबर आपको देंगे। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में ट्रेन हादसा हुआ है। मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकरा गई। हादसा रात करीब 8:30 बजे हुआ है। कवराई पेट्टई रेलवे स्टेशन के पास यह हादसा हुआ। टक्कर के बाद बागमती एक्सप्रेस की 3 बोगियों में आग लग गई। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। कई यात्रियों के घायल होने की खबर मिल रही है। हादसे के बाद राहत बचाव का काम भी शुरू किया गया। सभी को ट्रेन से निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। ट्रेन की टक्कर के बाद रेल सेवाओं पर असर पड़ा। रेलवे मंत्रालय ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं।
अभी ट्रैक से बोगियों को हटाया जा रहा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं तिरुवल्लुर तमिलनाडु की। बागमती एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई। 3 बोगियों में अचानक हादसे के बाद आग लगी। ट्रेन के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। तो आप ये तस्वीर देख सकते हैं। देर रात यह हादसा बताया जा रहा है। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं आई है, ये गनीमत की बात है। और ट्रक से फिलहाल ट्रैक से जो है बोगियों को हटाया जा रहा है ताकि बाकी की जो ट्रेन सेवा है उसे बहाल किया जा सके। लेकिन ये लगातार इस तरीके की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, जहां पर पटरी से मालगाड़ी का उतरना या फिर मालगाड़ी का डिरेल होना, ऐसी बहुत सारी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही, खबरें निकलकर सामने आ रही है। और इस बीच एक और चीज सामने है, जहां पर 3 बोगियों में अचानक से आग लग गई। अब इसके पीछे का कारण क्या है वो जांच में ही सामने आ पाएगा। बागमती एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुआ है। ये हादसे की जो स्पॉट है यानी कि घटनास्थल की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तमिलनाडु का तिरुवल्लुर, जहां पर ये हादसा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मालगाड़ी से टकराने की वजह से यह हादसा हुआ। बागमती एक्सप्रेस और मालगाड़ी आपस में टकरा गई। 3 बोगियों में बताया जा रहा है आग लगी। हालांकि अच्छी बात यह है कि कोई हताहत नहीं हुआ। कुछ लोग जरूर घायल हुए, जिन्हें तुरंत हॉस्पिटलाइज कराया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु के रांची में एयर इंडिया विमान की सफल लैंडिंग हुई है। विमान में दरअसल तकनीकी खराबी आ गई थी और यही वजह से कि 2 घंटे तक विमान हवा में ही चक्कर लगाता रहा। इस दौरान सभी की सांसें अटकी रहीं। एयर इंडिया विमान के 141 यात्रियों की जान पर बनाई स्थिति को संभालते हुए पायलटों ने विमान को सुरक्षित तिरुचिल्लापल्ली हवाई अड्डे पर उतारा। बिना किसी बेली लैंडिंग के आराम से लैंड हुई एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये फ्लाइट। तो हम आपको वो रूट भी दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से हवा में चक्कर लगाती हुई ये फ्लाइट है। उसका एक मैप भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कंट्रोल किया गया, क्योंकि उड़ान भरने के बाद तकनीकी खराबी आ गई थी जिसके चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन उस वक्त 141 यात्रियों की जान पर बनाई थी। शारजा जा रहा था एयर इंडिया का विमान की अचानक देखा गया कि हवा में चक्कर काट रहा है। विमान की इमरजेंसी लैंडिंग त्रिची में कराई गई और 2 घंटे हवा में रहने के बाद आखिरकार सुरक्षित लैंडिंग कराई गई है। ये अपने आप में बड़ी राहत की बात कही जा सकती है। 141 यात्री एयर इंडिया के विमान में सवार थे। हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद राजस्थान की सियासत भी गर्मा गई है। दिल्ली में हुई मंथन बैठक के बाद अशोक गहलोत के बयान ने सियासी भूचाल ला दिया है और अब प्रदेश के उपचुनाव को हरियाणा के चुनावी समीकरण से जोड़कर देखा जा रहा है। इस पर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। जरा ये रिपोर्ट देखिए। उपचुनाव की घोषणा जल्द। राजस्थान में सियासी हलचल। हरियाणा में कांग्रेस की हार। प्रदेश कांग्रेस कितनी तैयार? अशोक गहलोत ने स्वीकारा कार्यकर्ताओं को फर्क पड़ता है। 7 सीटों पर उपचुनाव, कौन कितना तैयार? आगामी दिनों में सूबे की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और कभी भी उपचुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है। हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं और आगामी उपचुनाव को हरियाणा के नतीजों से जोड़कर देखा जा रहा है। उधर अशोक गहलोत ने हरियाणा के चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है, जो अब राजनीतिक मुद्दा बन गया है। एक टीम बनाएंगे, वो सबसे बातचीत करेगी और ये प्रयास करेगी कि भाई आखिर में क्या हुआ। कोई ईवीएम की बात करता है, कोई और। आप जानते हो कि चुनाव कोई पार्टी हारती है तो चर्चा मारते साहब की गुटबाजी थी या जाति समीकरण बदल गए या अति आत्मविश्वास हो गया। ये 3-4 मुद्दे होते हैं। देखिए, तो लोकल चुनाव है, यहाँ के चुनाव है, इसमें कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। पर चुनाव कोई पार्टी हारती है मान लो, तो कार्यकर्ताओं में चाहे वो प्रदेश हो चाहे देश हो, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता ही पड़ता है, इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। उधर बीकानेर में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हरियाणा में बीजेपी की जीत को ऐतिहासिक बताते नजर आए। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता ने कांग्रेस के घमंड को तोड़ दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एग्जिट पोल को ही एग्जैक्ट पोल समझ लिया।
ऐसा होता है, कई बार होता है सुबह कुछ और। हमें पिछली बार मुझे याद है अच्छी तरह से, शायद 2012 का चुनाव था, क्या था, इसमें हिमाचल में हम पहले जीत रहे थे और फिर हम पीछे हो गए। तो ऐसे तो कई बार होता रहता है और उन्होंने एग्जिट पोल को ही एग्जिट पोल मान लिया। तो वहीं अशोक गहलोत के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने पलटवार किया। कहा कि कांग्रेस को हरियाणा की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। कांग्रेस पार्टी हरियाणा में चुनाव इसलिए हारी है कि वो जातिवाद की राजनीति करना चाहते थे वहाँ पे, और जिस तरीके से वहाँ माहौल खराब करके रखा हुआ था उसको हरियाणा की जनता ने बहुत अच्छी तरीके से सबक सिखाया है। एक तरफ राजनीति चरम पर है तो दूसरी तरफ बीजेपी उपचुनाव की तैयारियों में जुट गई है। झुंझुनू विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रदेश मंत्री विजेंद्र पूनिया ने आज सुल्ताना ग्रामीण मंडल के कार्यकर्ताओं की बैठक ली और कार्यकर्ताओं से 1-to-1 संवाद किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। कोटा से बड़ी खबर है जहां पर कनवास पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। शराब ठेके पर लूटपाट करने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों से हथियार बरामद। पीछा कर पुलिस ने किया गिरफ्तार। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग भी की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर कोटा से आ रही। कनवास पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लूटपाट करने वाले 3 बदमाश का गिरफ्तार किया गया। पीछा करके पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है। बदमाशों से हथियार भी बरामद किए गए हैं। आप देखिए किस तरीके से बदमाशों ने लूटपाट की थी। ये आपको दुकान दिख रही होगी शराब की। यहाँ पर आकर लूटपाट करने वाले 3 बदमाश आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं, लेकिन इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस को काफी मुशक्कत भी करनी पड़ी। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग तक की। आप अंदाजा लगाइए इन बदमाशों के हौसले किस तरह से बुलंद हैं। पहले शराब की दुकान पर जाकर लूटपाट करते हैं और इसके बाद जब पीछा पुलिस करती है तो उन पर फायरिंग भी करते हैं। हालांकि अच्छी बात यह रही कि आखिरकार ये तीनों ही बदमाश अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। तस्वीर आपके सामने देर रात की है। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है। तिलक ब्रिज एक्सप्रेस के सामने आई ट्रैक्टर ट्रॉली। ट्रैक्टर चालक के रेल लाइन क्रॉस करते समय यह हादसा हुआ है। हादसे के दौरान जोरदार धमाका भी हुआ। हादसे में ट्रेन के इंजन सहित रेल कोच को नुकसान पहुंचा। सादुल शहर रेलवे स्टेशन के पास की घटना है। बड़ी खबर श्रीगंगानगर से आ रही है जहां पर तिलक ब्रिज एक्सप्रेस के सामने ट्रैक्टर ट्रॉली आ गई। ट्रैक्टर चालक के रेल लाइन क्रॉस करते समय यह हादसा हो गया। हादसे के दौरान जोरदार धमाका भी हुआ है। हादसे से आपको बताएं कि ट्रेन के इंजन सहित रेल कोच को भी नुकसान पहुंचा। साधु शहर रेलवे स्टेशन के पास की घटना है। आपको घटनास्थल की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर ट्रैक्टर चालक के रेल क्रॉस करते समय किस तरीके के हादसा हुआ है। तस्वीरों के माध्यम से आपको हम दिखा रहे हैं। और जैसे ही हादसा हुआ, जोरदार धमाका हुआ, ट्रेन का इंजन और कोच को भी, जो कि रेल का कोच था, उसको नुकसान पहुंचा है। भजनलाल सरकार कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान बनाए गए जिलों को कब तक खत्म करेगी भी या नहीं करेगी, यह अभी तक साफ नहीं हुआ है। लेकिन जनगणना रजिस्ट्रार जनरल के पूरे देश से प्रशासनिक सीमाओं पर लगी रोक हटाने के फैसले के बाद अब प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो वो आम जनता के साथ आंदोलन करेगी। नए जिले को लेकर सियासी बवाल। कांग्रेस ने दी आंदोलन की चेतावनी। जिले खत्म किए तो होगा आंदोलन। जनगणना रजिस्ट्रार जनरल के प्रशासनिक सीमाओं पर लगी रोक को हटाने के फैसले के साथ ही प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है। दरअसल जनगणना रजिस्ट्रार ने आदेश जारी कर 31 दिसंबर तक नए जिले, तहसील, सब डिवीजन, गांव बनाने और उनकी बाउंड्री बदलने की छूट दी है। ऐसे में अब कांग्रेस ने आवाज बुलंद की है कि अगर एक भी जिला खारिज किया जाता है तो वो आंदोलन करेगी। ये जिले चेंज कर ही नहीं पाएंगे, ये अपना टाइम पास कर रहे हैं तरह तरह के सब्बू पे छोड़ करके। आप बताओ, भारत सरकार ये कह रहा है कि जनगणना कराएंगे, इसलिए जुलाई में ही सीमाएं सील कर दी गई कि साहब कोई भी राजस्व ग्राम न घटेगा न बढ़ेगा। जब राजस्व ग्राम ही घटेगा बढ़ेगा नहीं तो जिले कहां से कर देंगे? आप बताओ कैसे कर पाएंगे?
सीएम भजनलाल शर्मा ने पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भेजकर जिले, तहसील, उपखंड और गाँव के गठन की छूट दिलाने का आग्रह किया था। जनगणना रजिस्ट्रार ने पिछले साल दिसंबर में देश में 30 जून के बाद जिले, तहसील, गांव समेत सभी प्रशासनिक इकाइयों की सीमा बदलने पर रोक लगा दी थी। ऐसे में भजनलाल सरकार के नए जिलों की समीक्षा संबंधित कामों को लेकर 1 जुलाई से ही सवाल उठ रहे थे। राजस्थान के अंदर जो जिलों का गठन किया गया था उसमें ये सुगबुगाहट है कि 10 से ज़्यादा जिलों को फिर से खारिज किया जा सकता है। जो जनगणना रजिस्ट्रार है उसने रोक हटा दी है। नए जिलों के और तहसील के गठन या उन्हें खारिज करने को लेकर के फैसला लिया जा सकता है। पिछली सरकार के अंदर 50 से ज़्यादा जिलों का गठन किया गया था। नई सरकार ने कमेटी का गठन किया। कमेटी अब ये मान रही है कि 10 से ज़्यादा जिले ऐसे हैं जो कि प्रैक्टिकल नहीं है या फिर तर्क संगत नहीं है। पिछले कुछ मामलों में अगर तबादलों की लिस्ट को भी देखा जाए, यहाँ पर जिला कलेक्टर, एसपी और ज़रूरी जो अधिकारी है वो नहीं लगाए जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस हमलावर होने की तैयारी कर रही है कि अगर सरकार एक भी जिले को खारिज करती है तो वो सरकार का घेराव करेगी। और सरकार ये तैयारी कर रही है कि 31 दिसंबर से पहले जो नए जिलों के गठन को लेकर के तैयारी की गई थी उसमें सरकार को जिन भी जिलों को खारिज करना है वो जल्द से जल्द कर दे। जानकारों की माने तो सरकार ने जिस कमेटी का गठन जांच के लिए किया था उसकी सिफारिशों के मुताबिक राजस्थान के 17 नए जिलों में 12 ऐसे हैं जो मापदंडों में फिट नहीं बैठ रहे हैं। इनमें दूदू, कोटपुतली, बहरोड, खैरथल, तिजारा, नीमका थाना, केकड़ी, डीग, गंगापुर सिटी, शाहपुरा, फलौदी, सलूम्बर, सांचौर और अनूपगढ़ जिले का नाम शामिल है। ऐसे में माना जा रहा है कि इन नए जिलों की सीमा बदली जा सकती है या फिर पुनर्गठन किया जा सकता है। मेरा मानना है कि ये जो जिलों का मामला, ये एक भी जिला कैंसिल नहीं कर पाएंगे। दम नहीं है बीजेपी की सरकार में। और ये राजस्थान की जो बीजेपी की सरकार है, ये इनका कार्यकर्ता, इनका नेता, इनके हालात बहुत ख़राब है। और ये सुन लेना आप, एक भी डिस्ट्रिक्ट ये कैंसिल नहीं कर पाएंगे। इनमें हिम्मत ही नहीं है। ये रोज़ अपने बयान बदलते हैं। पिछले महीने राजस्थान सरकार की बजट घोषणा की पालना में उपखंड, तहसील और गांव जैसी इकाइयों की सीमा बदलने की छूट मिली थी, लेकिन उसमें जिलों की सीमा बदलने की छूट नहीं थी। 31 दिसंबर तक प्रशासनिक इकाइयों की सीमा बदलने की छूट से राज्य सरकार को राहत मिली है। प्रशासनिक सीमाओं पर लगी रोक हटाने का ये फैसला दिसंबर तक ही लागू रहेगा। इसके बाद नए साल यानी 1 जनवरी 2025 से फिर से प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज कर दी जाएंगी। देखना ये होगा कि राजस्थान का नया सियासी जो नक्शा है वो किस तरह का होगा, कौन से जिले खारिज होते हैं, कौन से जिले बचे रहते हैं और इस सियासी घमासान में जो सियासी जमात हैं वो किस तरह से एक दूसरे पर हमलावर होती हैं। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।